नमस्कार, स्वागत है आपका। आज आज एफओएमसी या आज फेड चेयरमैन की क्या स्पीच भी है। कल एफओएमसी के मिनट्स आने वाले हैं और साथ ही इस हफ्ते शुक्रवार को यूएस में जून महीने के जॉब रिपोर्ट के नंबर आएंगे। तो ये एक अहम इवेंट है जिसका काफ़ी असर पूरे कमोडिटी मार्केट पर होगा और ख़ास तौर से बुलियन मार्केट पर। और गोल्ड और सिल्वर को अगर आज आप देखें तो आज दोनों में हल्की खरीदारी दिख रही है, लेकिन एक डिसाइसिव मूव इसलिए नहीं दिख रहा है कि इन बड़े इवेंट से पहले बाजार अभी देख रहा है कि किस तरह के डेटा आते हैं, उसके बाद एक बड़ी मूव आएगी। लेकिन दोनों ही काउंटर में तेजी दिख रही है। बाकी अगर बेस मेटल्स में अगर आप देखें तो जिंक जहां पर अच्छी तेजी है करीब 1% की, लेड, कॉपर, एल्युमिनियम में मामूली तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। कॉपर तो बिल्कुल सपाट है 845 रुपए पर। और नॉन एग्री मार्केट में सिर्फ नेचुरल गैस ऐसा एक काउंटर है जहां आज दबाव दिख रहा है। चलिए, मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ आज 4 मेहमान होंगे जो आज आपको मदद करने वाले हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं और रिसर्च हेड भी हैं। दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ से। भाविक पटेल हैं ट्रेडबल सिक्योरिटीज से। हमारे साथ किशोर साहब भी आगे होंगे, मसाला कारोबारी। चलिए, सबसे पहले गोल्ड पर आपकी राय चाहिए। केडिया जी, क्या लग रहा है, गोल्ड की चाल किस तरह की रहेगी या अभी डेटा ड्रिवन वीक है, यहाँ पर अभी दूर रहना चाहिए? क्या सलाह देंगे? नमस्कार विशोभन जी। नमस्कार। डेफिनेटली डेटा ड्रिवन वीक है और हमने देखा भी है कि एक बड़ी गिरावट के बावजूद हम देख रहे हैं कि सोना बार बार 2300 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में हम देख रहे हैं कि 7100 के ऊपर प्राइस, 7100 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा। आज बड़ा दिन है जहां पे हम ईसीबी के प्रेसिडेंट की स्पीच भी देखेंगे कि वहां पे भी उनको देखना है कि इन्फ्लेशन 2% का जो टारगेट है वहां पे पहुंच रहा है कि नहीं, आगे जाके एग्रेसिव रेट कट होना है या नहीं होना वो भी पता चलेगा। साथ में फेड भी, फेड के जो चेयरमैन है उनकी स्पीच के अनुसार समझ में आएगा कि आगे सिनेरियो क्या बनने वाला है। क्योंकि अब तक हमने देखा है कि एक बार हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट के ऊपर एडवोकेसी बहुत बढ़ जाती है, दूसरे मीटिंग के अंदर तुरंत हम देखते हैं कि एक डिफेंसिव प्ले होने लग जाता है। तो आज का जो डेटा पॉइंट और स्पीच रहेगा शाम को 7 बजे, उससे पहले मुझे लगता है मार्केट एक सीमित दायरे में है। बट कुल मिला के जो की लेवल्स है, लाइक $2300 का भाव हम गोल्ड में और चांदी के अंदर $29, ये दोनों लेवल के ऊपर गोल्ड और सिल्वर अच्छे से ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स भी 106 के ऊपर नहीं जा रहा है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है प्राइसेस साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा। इसी को देखते हुए गोल्ड अगस्त वायदा 71,500 पे लेके चलना चाहिए। 71,300 का स्टॉप लॉस रखिए। 72 से 72,100 तक का एक पुल बैक दिखा सकता है। ऑप्शन के जरिए भी आप एंटर कर सकते हो जहां पे 71,000 का आपको कॉल लेके चलना है। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में आप ध्यान रखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो 80.40 तक गया था, बट वहां से आप गिरावट दिखाने लग गई है। अगर ये 80-50 का लेवल विश्वमोहन जी अगर नहीं ब्रेक करता है और नीचे की तरफ आता है, इसका मतलब है गोल्ड के मुकाबले चांदी आउट परफॉर्म ज्यादा करेगी। तो रिसेंटली हमने देखा भी पिछले 2-3 दिनों में चांदी ने लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी दिखाई है, $29.5 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसी को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में सितंबर वायदा 89,400 पे लेना है, 88,600 का स्टॉप लॉस रखिए। जंप आएगा लेकिन 90,400, 90,500 तक का लेवल एक बार हम देख सकते हैं। दोनों काउंटर लग रहा है कि खरीद कर ही जाना चाहिए, लेकिन ट्रेड जो भी करे बिना स्टॉप लॉस के ना करे और जो टारगेट दिए गए हैं उसका भी ध्यान रखे। आप बताइए दिव्या, आपकी राय क्या है गोल्ड पर और सिल्वर पर, दोनों ही काउंटर पर? गुड मॉर्निंग युष्मान जी। गुड अगर मॉर्निंग। मैं सोने की बात करूं तो पिछले 3 दिन से एक रेंज में कारोबार कर रहा है। ट्रेडर्स जो है, एक बड़े ट्रेडर्स है, वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं क्योंकि डेटा हैवी वीक है, जैसे हमने डिस्कस किया। आज इवनिंग में फेड चेयरमैन की टेस्टिमनी है, साथ में जॉब ओपनिंग का डेटा है। तो प्राइसेस जो है थोड़ा वॉलेटाइल तो रह सकता है। अगर डेटा वीक आता है तो सितंबर में जो रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है और भी बढ़ जाएगी और गोल्ड के प्राइसेस के लिए वो पॉजिटिव हो सकता है। टेक्निकली मैं बात करूँ तो जब तक 71,000 का लेवल इंटैक्ट है लोअर लेवल पे, तब तक 12 डिप्स का व्यू हम रख सकते हैं। इंट्राडे के लिए 71,450 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस हम 71,007 का रखें और टारगेट नीचे, स्टॉप लॉस नीचे में 71,250 का रखें और टारगेट ऊपर में 71,007 का मेंटेन करें। और चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी भी गोल्ड की तरह एक रेंज में कारोबार कर रहा है पिछले 5 दिन से, 88,500 से लेके 90,000 तक। पर मैं कॉमेक्स की मैं बात करूँ तो कॉमेक्स में हमें लगातार 4 दिन से एक पॉजिटिव क्लोज देखने मिल रहा है, जो कि एक बुलिश साइन है प्राइसेस के लिए। कल हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी वीकनेस देखने मिली आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा के बाद, जिसने सिल्वर के प्राइसेस को सपोर्ट दिया। तो सिल्वर भी मुझे एक पॉजिटिव ही लग रहा है। अभी ये वीक के लिए इम्पोर्टेंट डेटा नॉन फार्म पेरोल होगा, जो बुलियन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
सिल्वर भी हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 89,600 के करीब, स्टॉप लॉस हम 89,000 का रखे और टारगेट ऊपर में 90,300 का मेंटेन करके चले। ओके, तो आपको भी लग रहा है यहाँ पे तेजी ही दिख रही है। दोनों ही एक्सपर्ट्स की सिमिलर राय है। आप बताइए भाविक पटेल, आप सहमत है दोनों एक्सपर्ट्स से? गुड मॉर्निंग विशुमान जी। गुड मॉर्निंग। जी, मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाय करनी चाहिए। जैसे सबने बताया कि ये भी काफी डेटा हैवी है, तो उसकी वजह से हमने देखा कि थोड़े सीमित दायरे में गोल्ड और सिल्वर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि काफी डेटा आने वाला है। आई थिंक आज के जो ईसीबी का है वो खास करके मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि ईसीबी चेयरमैन ने बोला है कि आगे जाके शायद वो रेट कट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब तक इन्फ्लेशन 2% से नीचे नहीं जाता तब तक हॉल्ट करेंगे। फ्राइडे को नॉन फार्म डेटा है, आई थिंक वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक जब तक 2300 के नीचे नहीं जाता है, या तो एमसीएक्स में 70 के नीचे नहीं जाता, तब तक बाय की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। गोल्ड और सिल्वर काफी रिजिलियंट है, डिस्पाइट हमने लास्ट वीक देखा था कि थोड़ा डॉलर इंडेक्स बट रिजिलियंट ऊपर जा रही थी फिर भी। तो आई थिंक ट्रेंड के साथ ही मैं जाना चाहूंगा। गोल्ड अगस्त में 71,600 के करीब अगर मिलता है तो बाय कर सकते हैं 71,850 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71,500 का। और चांदी की बात करें तो चांदी में भी मुझे लग रहा है आज के दिन बाय एंड सेल करनी चाहिए। अराउंड 89,600 जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय कर सकते हैं 90,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 89,200 का। तो ये सलाह गोल्ड और सिल्वर को लेकर है। कच्चे तेल में अच्छी तेजी दिख रही है, करीब 2 महीने की ऊंचाई पर भाव पहुंच चुके हैं। कल भी 2% से ज्यादा की तेजी थी। केडिया जी, क्या और तेजी दिख रही है आपको इस, और जो तनाव जो चल रहा है खाड़ी देशों में, इसका कितना असर हो सकता है? ऊपर में भाव कहां तक जा सकते हैं? क्या रेंज दे रहे हैं आप? जून मंथ में ही हमने देखा था कि कच्चे तेल के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी बनते हुए दिखाई दी। अब उसके 4-5 कारण हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि यूएस में समर ड्राइविंग सीजन चालू है, उसकी वजह से डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है, सप्लाई शॉर्टेज भी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है। ओपेक ने जून मंथ में क्लियर कट कह दिया था कि हम नेक्स्ट 6 महीने से लेकर 2025 तक भी हम प्रोडक्शन कट कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, लेकिन अब जो रैली आ रही है उसका कारण है हरिकेन, क्योंकि यूएस में अब जल्द हरिकेन सीजन स्टार्ट होने वाला। तो जनरली हम देखते हैं जून जुलाई के अंदर हरिकेन से पहले मेंटेनेंस के लिए भी शटडाउन होता है, बट इस बार गल्फ ऑफ मैक्सिको में हम देख रहे हैं कुछ एक नया हरिकेन का प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है, जो अगले 2 दिन में क्लैरिटी मिलेगी, जिसके चलते कच्चे तेल को अच्छा खासा सपोर्ट मिला हुआ है। टेक्निकली भी ब्रेंट 85 के ऊपर होल्ड कर रहा है, डब्ल्यूटीआई भी हम देख रहे हैं कि 81 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी 6500-6600 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो कंटिन्यू होल्ड करे। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू रहेगी। बट हाँ, जून मंथ में हमने एक बड़ी रैली देख चुके हैं, इसलिए बार बार में हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी है। बट आज का दिन मुझे लगता है तेजी का ही है, जहां पे 6940 पे लेके चला जा सकता है। 6860 का स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाइए। हायर साइड पे मुझे लगता है ये 7000 का लेवल पार करके 7060 का लेवल दिखा सकता है। इवन ऑप्शन के जरिए भी 6900 का कॉल लिया जा सकता है 160 पे, जो ऊपर में मुझे लगता है 260 तक का लेवल दिखा सकता है। ये व्यू कच्चे तेल को लेकर है। आप बताइए भाविक पटेल, आपको क्या लग रहा है? कच्चे तेल में भी और तेजी दिख रही है आपको? केडिया जी 6900 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि खरीद कर ही जाना चाहिए? यस, डेफिनेटली। देखिए, रिस्क प्रीमियम तो अभी ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है। इजराइल और हमास के साथ साथ अभी इजराइल और हिजबुल्लाह का भी जो है वो करीब आ रहे हैं, ज्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से। और जैसे हमने बताया कि जो हुरिकेन है वो एक कैटेगरी 4 स्टॉर्म आ चुका है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको में प्रोबेबली फ्राइडे को जो है वो आने वाला है। तो उसकी वजह से कल हमने एक जंप प्राइसेस में देखी थी, जहाँ पे ब्रेंट क्रूड 1% से ऊपर गया था। तो मुझे भी लग रहा है कि 7000 से 7200 का एक हर्डल है, वहां तक एज पर आ सकता है क्रूड। तो 7000 का जो कॉल ऑप्शन है 17 जुलाई का, वो मैं बोलूंगा कि इंट्राडे बाय कर सकते हैं अराउंड 120। टारगेट रहेगा 160 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 110 का। आप बताइए दिव्या गगलानी, आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर? अच्छी तरीके में बात करूँ तो लास्ट 3 हफ्ते से हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिल रहा है, जो इंडिकेट करता है कि जो ट्रेंड है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है प्राइजेस के लिए। जैसे कि फैक्टर्स हमने डिस्कस किए कि जो समर ड्राइविंग सीजन है और जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो प्राइस सपोर्ट दे रहे हैं। और एक नया कंसर्न है कि जो हरिकेन सीजन है इस बार एक्सपेक्टेशन है कि जो टाइम से पहले शुरुआत हो सकती है, तो वो भी एक फैक्टर है जो प्राइस सपोर्ट दे रहा है लोअर लेवल पे। टेक्निकल में बात करूँ तो 6800 का एक नियर टर्म में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये लेवल इंटेक्ट है तब तक हम टिप्स का व्यू रखें। 6900 का कॉल ऑप्शन इंट्राडे के लिए हम बाय कर सकते हैं 160 के करीब, स्टॉप लॉस हम 130 का रखें और टारगेट ऊपर में 200 का मेंटेन करके चलें। चलिए बेस मेटल्स की चाल देखते हैं। बेस मेटल्स में आज जिंक काफ़ी तेजी दिखा रहा है, करीब 1% की तेजी यहाँ है, बाकी काउंटर में सुस्ती ही है। केडिया जी बताइए, जिंक की और तेजी बची है क्या? 268 के बेहद करीब है।
आगे क्या होगा? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने देखा है कि चाइना से जो उम्मीद थी वो बिल्कुल भी फीकी पड़ते हुए दिखाई दी जून महीने में, जिसकी वजह से हमने देखा कि प्राइसेस में कोई बड़ा गेन नहीं था। बट फिर भी सप्लाई साइड में अगर हम देखें जिंक के अंदर, तो जो पहले हम सरप्लस देख रहे थे उसमें कमी आई थी, और साथ में माइन से भी हमने देखे कुछ आउटपुट में कमी थी, जिसकी वजह से ये रैली हुई थी। मुझे लगता है टेक्निकली जब तक प्राइस 270 का लेवल ब्रीच नहीं करता, कोई बड़ी तेजी नहीं है लेकिन बड़ी मंदी भी नहीं। तो इसी को देखते हुए 265 पे हम लेके चल सकते हैं जिंक, और 263 का स्टॉप लॉस लगाइए। बट 269 270 के यहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहीं कॉपर की भी अगर बात करें तो 840 के ऊपर होल्ड कर रहा है, टेक्निकली काफी साउंड दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है 843 पे लीजिए, 838 का स्टॉप लॉस लगाइए, 850 851 तक का एक टेम्पररी पुल बैक हम कॉपर में भी देख सकते हैं। आपको क्या पसंद है भाविक पटेल, बेस मेटल्स के पूरे पैक में क्या लग रहा है जहां पर आपको ज्यादा दम दिख रहा है? आई थिंक जिंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे आपने भी बात की। आई थिंक सारे बेस मेटल में जिंक है जो काफी आउट परफॉर्म कर रहा है। और अगर ग्लोबल सरप्लस की बात करें तो वो भी थोड़ा श्रिंक हुआ है। हालांकि चाइना में अगर देखें तो थोड़ा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिंक का जो है वो थोड़ा बड़ा है, बट उसके बावजूद भी अगर प्राइसेस देखें तो उसमें ज्यादा गिरावट नहीं है। टेक्निकली भी आई थिंक 250 का जो पहला सपोर्ट था अभी वो आ चुका है, मुझे लग रहा है 260 तक के आ चुका है। तो 260 के नीचे नहीं जाता तब तक आई थिंक बार्न डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। हाँ, जैसे केडिया जी ने भी बताया 270 से 272 का एक हर्डल मुझे जरूर से लग रहा है, बट अभी ऐसा लग नहीं रहा कि कोई ज्यादा मेजर करेक्शन आ सकता है। तो जिंक अराउंड 265-50 पे मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा। टारगेट रहेगा 268 का, स्टॉप लॉस रहेगा 264 का। आप बताइए दिव्या गगलानी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? बेस मेटल पैक की मैं बात करूँ तो कॉपर में कल हमें एक अच्छी तेजी देखने मिली। पीएमआई डेटा जो चाइना से आया था वो फ्लैट था, पर उसके बावजूद भी हमें रैली देखने मिली क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है वो थोड़ा वीक हो गया था। अभी एज ऑफ नाउ मेन कंसर्न एरिया कॉपर के लिए ये है कि जो एलएमई इन्वेंटरीज है वो बढ़ रही है। अगर फिजिकल डिमांड अगर पिकअप नहीं होती चाइना के लिए तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। पर टेक्निकली 820 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक बार डिप्स का हम व्यू रख सकते हैं कॉपर में। 843 के करीब बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 839 का रखें और टारगेट ऊपर में 848 का मेंटेन करें। और सेकंड पिक मेरा जिंक में रहेगा, जैसे कि सब एक्सपर्ट्स ने कहा कि एक रेंज बाउंड में ट्रेड हो रहा है जिंक 263 264 से लेके 270 तक ऊपर में। तो जब तक ये रेंज में इंटैक्ट है तब तक हम रेंज का खेल सकते हैं। लोअर लेवल पे अगर आता है 265 के करीब तो वहां पे बाय करें, स्टॉप लॉस हम 263.5 का रखें और ऊपर टारगेट 267 का मेंटेन करके चलें। तो ये कॉल है बेस मेटल्स। लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस को अगर आप देखें तो आज कमजोर दिख रहा है, 206 रुपए के आसपास है। दिव्या, आप बताइए आपको नेचुरल गैस कैसा दिख रहा है इस लेवल पे, 206 207 के आसपास? नेचुरल गैस की मैं बात करूँ तो नाइमेक्स में हमें एक भारी गिरावट देखने मिली। कल के सेशन में ऑलमोस्ट 5% डाउन था। मेन रीजनिंग ये है कि जो वेदर फोरकास्ट है वो ठंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। और मीनवाइल गैस स्टोरेज भी वो भी ऑलमोस्ट 5 महीने के जो एवरेज हाई है उसके 5 साल के जो एवरेज हाई है उसके ऊपर चल रहे हैं। तो जिसके वजह से ओवर सप्लाई का भी एक फियर है मार्केट के अंदर। तो जब तक प्राइजेस टेक्निकली 218 के ऊपर नहीं जाते तब तक सेल ऑन राइज का व्यू रखे। इंट्राडे के लिए 210 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करके चले 11 रुपए पे, स्टॉप लॉस हम 8 का रखे और टारगेट ऊपर में 15 का मेंटेन करके चले। तो नेचुरल गैस पी खरीदने की सलाह, 210 के स्ट्राइक की। केडिया जी, आपको भी लग रहा है कि नरमी दिख सकती है? देखिए बुजुर्ग जी, अभी तक तो हमने नेचुरल गैस के अंदर जैसे गिरावट देखी, उसका मुख्य कारण रहा है इक्विटी या यूएस की जो कंपनीज है उनके प्रोडक्शन वापस रीइंस्टेट हुए हैं, जिसकी वजह से ये गिरावट थी। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, ये हफ्ते में अगले 2 दिन तक तो गिरावट रहेगी, बट बुधवार से थोड़ा संभल के रहिए, बिकॉज जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो हम हरिकेन देख रहे हैं इसका असर नेचुरल गैस पे भी आएगा। सेकेंडली, अगर हम सीजनैलिटी की बात करें तो जून जुलाई अगस्त ये ऐसे मंथ होते हैं कि जो विंटर्स के लिए इन्वेंटरी रिफिलिंग की डिमांड आ जाती है मार्केट में। तो ये जो फॉल है ये टेम्पररी है। हाँ बिल्कुल, आज इंट्राडे की अगर बात करूं मैं तो मुझे लगता है 210 पे बेचिए, 215 का स्टॉप लॉस लगाइए, 202 203 के करीब मिलेगा जो प्रीवियसली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो इंट्राडे के लिहाज से बिल्कुल गिरावट है, बट मुझे लगता है बुधवार से कल के ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो 200 202 से मार्केट में एक शार्प रिवर्सल आता हुआ दिखाई देगा, जो फिर से प्राइसेस को 220 के बियॉन्ड दिखाएगा। बट टाइमिंग बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से 210 का पुट लेकर भी काम किया जा सकता है। आज इंट्राडे में नेचुरल गैस में गिरावट रहेगी। एग्री मार्केट की करते हैं। एग्री मार्केट में शुरुआत करेंगे हल्दी के साथ, जहां पर आज थोड़ी
रिकवरी दिख रही है। कल 5% की गिरावट दिखी थी और लगातार ये गिरावट दिख रही है, 16,300 के आसपास है। आज हालांकि 1% की तेजी है। भाविक, आप बताएं, आपको क्या लग रहा है, हल्दी क्या इस तेजी में दम है? भाविक पटेल, आपसे मेरा सवाल था। Yes. Can you hear me? Am I audible? यस, यू आर ऑडिबल सर। यस, आई एम सॉरी। अच्छा, देखिए, हल्दी की बात करें तो हल्दी में जिस हिसाब से अभी वेदर अगर देखें मॉनसून की, तो जो पहले 20% डेफिसिट थी अभी सिंगल डिजिट में हो गई है। तो आई थिंक अगर वेदर अच्छा रहेगा तो थोड़ी सोइंग की वजह से प्रेशर रहेगा, बट नया क्रॉप मार्च फरवरी में आएगा, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ से थोड़ी तेजी आ सकती है। ऑलरेडी हमने देखा कि 18,000 से 16,000 की एक करेक्शन देखने को मिली, और पहले भी हमने देखा था अप्रैल के आसपास के 16,000 का एक अच्छा सपोर्ट बन के चल रहा है, क्योंकि अच्छा करेक्शन आ चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी रिस्क रिवॉर्ड सही का नहीं है, बट एक बार बाय कर सकते हैं। तो जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है 16,300 के करीब बाय कर सकते हैं, 16,900 के टारगेट के लिए, और 16,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चलिए, हल्दी की बात हो रही है तो मानसून का असर इस पर काफ़ी हुआ है। बेहतर मानसून की चाल से भी यहाँ पर दबाव बना है। हमारे साथ डीएस पई हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं आईएमडी से। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, मानसून के प्रोग्रेस की नई रिपोर्ट क्या है? क्या पूरे देश में मानसून की एंट्री हो चुकी है? नमस्ते विश्व मोहन जी। अभी आज पूरे भारत में अभी मानसून कवर हो गया है एज ऑफ 2 जुलाई। दैट मीन्स 6 दिन नॉर्मल डेट से 6 दिन पहले ही पूरा भारत में कवर किया। और काफी अच्छी दिख रही। अभी जी आप बारिश भी देखेंगे। कल 1 जुलाई तक अभी 93% हो गया है, व्हिच मींस दैट इट इज इन द नॉर्मल कैटेगरी। मतलब रिकवरी काफी अच्छी दिख रही है। कौन कौन से ऐसे पॉकेट्स है, कौन कौन से ऐसे रीजन, राज्य है जहां पर अच्छी बारिश जुलाई में होने वाली है या हो रही है? पई साहब देखिए, अभी पूरा भारत में अभी देखेंगे नॉर्मल से अधिक होने की संभावना, दैट मीन्स मोर देन 106% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। लेकिन आप स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट छोड़ के बाकी पूरा भारत में मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द कंट्री अबव नॉर्मल बारिश मिलने की संभावना है, सामान्य से अधिक मिलने की संभावना। सर, ग्वार पर काफी असर होता है मानसून का। राजस्थान के बहुत सारे लोग मानसून पर काफी नजर रखते हैं। राजस्थान को लेकर आपके पास कुछ प्रिसाइज कुछ डेटा वगैरह है? वहां पर किस तरह के मानसून की खबर वहां पर आ रही है? आगे कैसी बारिश वहां पर हो सकती है जुलाई में? देखिए, अभी तो थोड़ा बारिश शुरू ही हुआ है, पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान में सभी। अभी नेक्स्ट 3-4 दिन में बारिश अभी बढ़ने की संभावना है। एंड ऐसा होल जुलाई में भी आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंक्लूडिंग राजस्थान अबव नॉर्मल होने की संभावना है जुलाई में। जुलाई में अबव नॉर्मल, उसमें राजस्थान भी है जहां पर शानदार बारिश होगी। भाई साहब, अब लानीना को लेकर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। कई इंटरनेशनल एजेंसी यूएस की और ऑस्ट्रेलिया की, उन लोगों को लगता है कि लानीना पूरी तरह से एक्टिव होने में देरी हो सकता है। क्या आप लोगों की रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए, एज ऑफ नाउ जो एलिनो कंडीशन था लास्ट ईयर का, ये अभी न्यूट्रल हो गया है, एनसो न्यूट्रल कंडीशन है एंड फास्ट ट्रांजिशन चल रहा है। सो मोस्ट ऑफ द मॉडल्स आप जो बता रहे थे, ग्लोबल मॉडल्स, ये पूरा मॉडल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि सेकंड हाफ ऑफ द मानसून सीजन में डेवलपमेंट ऑफ लालिना होने की संभावना है। जनरली जब लालिना डिक्लेयर करने के लिए आपको कंटिन्यूस 5 सीजन है ना, 3 मंथ्स सीजन में सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए टेम्परेचर। सो फोरकास्ट भी दिखा रहे हैं कि ये पूरा नेक्स्ट 6 ये ऑलमोस्ट 9-10 मंथ्स लालिना कंडीशन एस्टैब्लिश होने की अच्छा संभावना है, विच मीन्स दैट लालिना टाइप कंडीशंस हमें सेकंड हाफ ऑफ द मानसून सीजन में ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ऑलमोस्ट मोर देन 65-70% प्रोबेबिलिटी है। तो सर, हम ये मान के चले अगर सेकेंड हाफ यानी अगस्त और सितंबर में भारी बारिश, अत्यधिक बारिश, एक्सेस रेनफॉल की संभावना बन रही है अब? देखिए, जैसे हम लोग ऑलरेडी बारिश की पूरा सीजन के लिए मोर देन 106 यानी
नॉर्मल से अबव नॉर्मल होने की संभावना बताई थी। अभी जून में इट इज जस्ट लेस देन नॉर्मल, विच मीन्स दैट अभी जुलाई में भी हम लोग अबव नॉर्मल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पूरा 3 मंथ ऑल्सो अच्छी बारिश कंटिन्यू होगा। शुक्रिया पई साहब, आपने वक्त निकाला, हमें अपडेट दिया कि पूरे देश में समय से 6 दिन पहले मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। पूरे भारत को मॉनसून अब कवर कर चुका है। आमतौर पे ये 8 जुलाई को कवर करता है और मॉनसून की जो चाल है, प्रोग्रेस की जो रिपोर्ट आ रही है वो काफ़ी अच्छी है। पई साहब ये भी कह रहे हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर ये काफ़ी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि जून में हमने देखा था पूरे देश में सामान्य से 11% कम बारिश हुई थी, लेकिन कल 1 जुलाई को देश भर में सामान्य से 88% ज़्यादा बारिश हुई और आज भी अच्छी बारिश ज़्यादातर इलाकों में हो रही है और इसकी रफ्तार और भी बेहतर होने वाली है और लानीना अगस्त और सितंबर में एक्टिव होगा, जिसका फ़ायदा पूरे मानसून सीजन को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके मसालों पर बात हम कर रहे थे, हल्दी की बात हो गई थी। केरिया जी, जीरे पर आप बताइए, क्या लग रहा है जीरे में क्या हो गया है? जीरा फिर से दबाव दिख रहा है, कोई खबर? छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए, जीरे में हमने देखा चाइना में फ्लडिंग की वजह से मार्केट में तेजी आई थी, बट मैंने पहले भी कहा था 30 के ऊपर जीरा जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कैरी ओवर स्टॉक हमारे पास काफी ज्यादा है, जिसके चलते मुझे लगता है दबाव और बढ़ेगा। तो जीरा जुलाई वायदा 28,800 पे बेचिए, 29,200 का स्टॉप लॉस रखिए, 28,200 का इमीडिएट टारगेट, बट जाने में 27,500 तक का भी लेवल जीरे में आता हुआ दिखाई दे सकता है। केरिया जी, धनिया सर, केरिया जी धनिया को लेकर क्या रिपोर्ट है? धनिया की चाल किस तरह की रह सकती है? देखिए, धनिया की अगर हम बात करें तो अभी तक मार्केट में कोई ऐसे फंडामेंटल ट्रिगर्स नहीं है जिसकी वजह से मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। बट पहले भी हमने देखा 72, 72.5 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो बिल्कुल छोटे दायरे में रहेगा मार्केट। 7200 पे लीजिए, 7100 का स्टॉप लॉस लगाइए, 74 तक का जब मिलेगा, बट ज्यादा करके अवॉइड कीजिए। मार्केट एक दायरे में ही है, कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं है धनिया में। ओके, शुक्रिया केरिया जी, आपने वक्त निकाला और बताया मसालों पर अपना व्यू और नॉन एग्री मार्केट पे। और भाविक पटेल और दिव्या कगलानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ किशोर शाह हैं, ऊंझा मंडी के कारोबारी है। सर, जीरे में जो दबाव दिख रहा है 2 दिनों से, आप क्या वजह मानते हैं, क्या हुआ है और मार्केट की अब इनसाइट्स क्या है, नई खबर क्या है? हाँ जी, नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। एक्चुअली बाजार के अंदर थोड़ा बहुत सेंटीमेंट क्या होता है, बिकवाली का कारण ये है कि अभी थोड़ी बहुत बरसातें हुई है, जैसे गुजरात के अंदर थोड़ी बारिश हुई है, राजस्थान में थोड़ी बारिश हुई है, तो उसके हिसाब से सभी कमोडिटी थोड़ा मंदी की तरफ मतलब ट्रेड कर रहा था, इसके तरफ जीरा भी दबा। लेकिन जीरा वापस ये आपकी साइड में जाएगा, अभी बहुत टाइम है, लिमिट में माल नहीं है। कल भी चाइना के व्यापार हुए हैं, फॉरेन के अंदर भी अपने जीरा का ही व्यापार हो रहा है, वहां से यहाँ जीरा आने वाला नहीं है, क्योंकि वहां के भाव ऑलरेडी अपने से $700 ऊपर चल रहे हैं और अपना भाव नीचा है। वर्ल्ड के अंदर सस्ते सस्ता जीरा ऊंझा का ही है, मतलब इंडिया का ही है, बाकी कहीं नहीं है सर। इसलिए यहाँ से एक्सपोर्ट जाना है, इंपोर्ट कुछ आना नहीं है। ठीक है, टेम्परेरी थोड़ी बहुत मंदी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत बिकवाली रहना या किसानों की बिकवाली रहना उसके सतह में, लेकिन आज अभी थोड़ा लोकल डिमांड भी थोड़ा बहुत कम है। आगे जाके डिमांड भी सुधरेगी और एक्सपोर्ट भी सुधरेगा, उसके साथ बाजार वापस अप की तरफ ही रहेंगे, ज्यादा मंदी नहीं लगती है सर। आपको जो तेजी लग रही है 34-35 हजार की आप बातचीत पिछले इंटरव्यू में आप कर रहे थे, वो तेजी कब तक आएगी सर? कोई टाइम फ्रेम अगले महीने उम्मीद करें, अगस्त में या जुलाई में ही आ जाएगी? 30 अगस्त तक आपको बताया था मैंने आपको। ओके, 30 अगस्त तक वो तेजी आपको दिख रही है। शुक्रिया किशोर शाह जी, आपने वक्त निकाला और जीरे में क्या हो रहा है मार्केट में आपने अपनी एनालिसिस, अपनी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर कर ली।